गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जिसके Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के अपडेट्स या पूरे रिजल्ट्स आ गए हैं और उनका कॉन कॉल भी हुआ है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिज़नेस किस तरफ जा रहा है, कॉन कॉल में मैनेजमेंट में क्या कहा, क्योंकि एज द डे प्रोग्रेसेस आपको सभी तो पता है, क्योंकि कॉन कॉल एनालिसिस करना, वहाँ से मैनेजमेंट की कमेंट्री को निकालना, उसके लिए कॉमन सेंस निकालना कि पेस ऑफ ग्रोथ कम हो रही है या पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ रही है, इसको समझना और उस हिसाब से शेयर मार्केट में आप पैसे ऐड कर सकते हो या पैसे रिड्यूस कर सकते हो, उसके एक जजमेंट को लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के पूरे रिजल्ट्स आ गए हैं। तो ये जो कंपनी है ये मोटा मोटी वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर्स में काम करती है। आपको तो पता है कि कोविड के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में बढ़ गए हैं और इक्विटी में पैसा बनता है या इक्विटी से पैसा जुड़ता है, ये अभी जो सोच है वो बढ़ रही है। इसीलिए ऑल द कंपनीज, जो एनजे वेल्थ हो, आनंद राठी वेल्थ हो, नुआमा वेल्थ हो, जितनी भी ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ, स्पेशली ये 2022-23 से 1-2 सालों में जहाँ से ये बुल रन चला वहाँ देखी गई है। इसलिए मैं इस कंपनी को आज ले रहा हूँ क्योंकि आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज एक समय से बहुत अच्छा, मतलब 30% के ऊपर का ग्रोथ करने वाला इंजन था और बहुत सही से वो कंपनी ग्रो भी करती थी। पैट के नंबर अच्छे थे और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंपनी काम करती है, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट का काम करती है। इनके फिरोज जो है CEO, जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आके आई थिंक ही मेक्स वेरी गुड स्टेटमेंट अबाउट द मार्केट एंड द ओवरऑल सिनारियो। तो एक तो 5-10 मिनट बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो करती क्या है और इस Q1 के रिजल्ट्स कैसे थे, पिछला परफॉर्मेंसेस कैसा था, आगे वाला परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, इसके बारे में थोड़े से ये करेंगे और लास्ट का पार्ट हम वैल्यूएशंस के ऊपर रखेंगे। सो इन कंटेक्स्ट टू द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, तो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। मतलब आप जो म्यूचुअल फंड आप इनके क्लाइंट बनते हो, इनके पास HNI, अल्ट्रा HNI, तो बहुत बड़े क्लाइंट्स होते हैं। मतलब जो भी बंदा अगर जिसके पास 50 करोड़ की ऊपर की साइज है पोर्टफोलियो की, वो आनंद राठी को देता है। वो आनंद राठी आपका पोर्टफोलियो मैनेज करता है। किसी की 5 लाख से 50 करोड़ की तरफ हो, या मतलब इनके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। मतलब 50 करोड़ के ऊपर किसी का पोर्टफोलियो है वो तो अल्ट्रा HNI माना जाता है, 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक वो HNI माना जाता है और 5 करोड़ से नीचे ये स्मॉल नॉर्मल, मुझे लगता है बिग इन्वेस्टर कहे जाओगे इंडिया में। तो ये सारे कैटेगरी में इनके एक रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को साइज करने का काम करती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना डालना है, इनका एक प्रोडक्ट है स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट में कितना डालना है, और आपको मोटा मोटी निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न देने का वायदा ये लोग करते हैं। तो इनका कहना है कि हमारा जो पोर्टफोलियो रिटर्न है वो 14 to 15% ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस होगा। इतना वो अपने इन्वेस्टर को ये बताते हैं और वो दे भी देते हैं। मतलब 2014 से लेके 2025 तक अगर इनका कैगर देखोगे तो 15-16% से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न दिए हैं। और आप सभी तो जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बिजनेस करते हैं, दे हैव सो मेनी अदर प्रायोरिटीज, सो दे कुडंट बी एबल टू मैनेज देयर ओन पोर्टफोलियोज। इसीलिए वो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के पास जाते हैं, वहाँ उनको कुछ एक फीस अलॉट करते हैं। जैसे जैसे आपका AUM बढ़ेगा, मतलब आपके पोर्टफोलियो की साइज जैसे जैसे मार्केट सेंटिमेंट से जैसे निफ्टी बढ़ेगा, बाकी सारे स्टॉक बढ़ेंगे, वैसे आपके जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी और AUM बढ़ेगा। तो उस परसेंटेज का कुछ हिस्सा ये अपने पास रख लेते हैं और फीस और इनकम के तरीके से ये अपना पैसा कमाते हैं। तो इनका मोटा मोटी बिजनेस है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट है। अभी आप बोलोगे स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट यही है कि उन्होंने खुद उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप में अपना दे विल अलोकेट सम ऑफ योर मनी। तो मतलब 100 रुपीज़ अगर आपका है तो इनका कहना है कि हम 65 रुपीज़ जो है वो इक्वल इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हैं। मतलब एक्सिस का म्यूचुअल फंड में डालना है, नुआमा में, सॉरी निपॉन में डालना है, या HDFC में आर्गो में डालना है। तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड इंडिया में अवेलेबल है। रिलायंस मल्टी कैप है तो मल्टी कैप में डालना है, हाइब्रिड में डालना है, स्मॉल कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है या लार्ज कैप में डालना है, वो ये लोग डिसाइड करते हैं। तो इनके जो रिलेशनशिप मैनेजर है, अगर मान लो मैं कोई अल्ट्रा HNI हूँ, इनके पास चला गया कि भाई ये 40 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो है, आप इस पोर्टफोलियो ले लो और आप डिसाइड करो कि मेरा ये जो पैसा है कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो यू टेल अस एंड देन अकॉर्डिंगली, मतलब एडवाइजरी सर्विसेज मान लो, तो उस तरीके से आप अपने पैसे को अलॉट करते हैं। तो मान लो कि आनंद राठी वेल्थ का कोई RM है तो उनके पास जाएगा, बोलेगा कि
इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहे हैं तो उसमें हम आपका पैसा डालेंगे। बाकी जो है वो इनका खुद का स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट है, जहां पर उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स को ऐड करके एक पोर्टफोलियो बनाया है, तो उसमें डालेंगे। नॉर्मली ये स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो ज़्यादा रहेगा और वहाँ पर रिस्क भी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो मार्केट से ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा करेगा। तो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट है और इक्विटी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों से इनको पैसा आता है। मतलब इनके पोर्टफोलियो आप देखोगे 65% बिजनेस कम्स फ्रॉम द इक्विटी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और 35% इनका स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट में यील्ड ज़्यादा है, फी इनकम ज़्यादा है, तो पैसा उनको ज़्यादा है, लेकिन क्लाइंट को जो है वो रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस तरीके से इस चीज़ को करते हैं। तो सिंपल बिजनेस मॉडल, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट से पैसे ही कमाते हैं। और ये जो AUM है, मतलब इनका जो टोटल AUM होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो तो मार्केट से लिंक है। कभी कभी क्या होगा कि मार्केट अगर निफ्टी 5-10% ऊपर जाएगा तो इनका AUM जो है वो भी ऊपर जाएगा, क्योंकि AUM क्या है, पैसे इन्वेस्टेड इन द एसेट अंडर मैनेजमेंट है ना, उसमें भी क्या है, स्टॉक ही है। अगर स्टॉक ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली AUM ऊपर जाएगा। तो उनका जो रेवेन्यू जो आता है, जितने ज़्यादा करोड्स आप अपने कस्टमर से अपने पास लेके आते हो टू इन्वेस्ट इन दोज प्रोडक्ट्स व्हाट दे हैव, वहाँ से उनका पैसा बनता है। मतलब कभी कभी बार कोई चीज़ होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी कंपनियों को रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, मेरा जो नया पैसा जो मेरी कंपनी में आ रहा है क्लाइंट के थ्रू, वो कितना आ रहा है, वो कितने % से आ रहा है, वो मैटर करता है। उसको बोलते हैं कि नेट इनफ्लोज। आप अपने कॉन कॉल में देखोगे कि नेट इनफ्लो की खबर बहुत ज़्यादा चलती है, मेरा नेट इनफ्लो इतना आया, मेरा नेट इनफ्लो इतना आया। तो इनका जो नेट इनफ्लो है वो अभी 3,800 करोड़ से कुछ आया है। तो लगभग 27-28% से उनका नया इनफ्लो जो उनके पास आता है कस्टमर से। ये इनफ्लो अगर कम होता गया तो मतलब दिस इज अ नेगेटिव साइन कि लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पहली चीज़ नेट इनफ्लो। बाकी क्या होता है कि इनके रीजनल रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं हर क्लाइंट के, क्योंकि हर क्लाइंट को वो पर्सनल सर्विसेज देते हैं, कि एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। तो इनके जो RMs जो है उसका नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो बढ़ना चाहिए। लास्ट ईयर कुछ 360 RMs थे, अभी 382 है। मैं लास्ट ईयर Q1 FY25 से लेके Q1 FY26 की बात कर रहा हूँ। तो 360 से लेके 382, मतलब बढ़ा तो है, मतलब नए नए RM ऐड किए हैं। नए RM ऐड करने का मतलब क्या है, अगर इनका पर RM अगर RM AUM देखोगे कोई 24 तक आता है, तो मतलब नए नए रीजनल रिलेशनशिप मैनेजर ये ऐड करते चले जाएंगे। इसका मतलब है नए नए क्लाइंट इनमें ऐड हो जाएंगे। जितने ज़्यादा क्लाइंट उतना ज़्यादा पैसा इनके पास आने की संभावना रहेगी। जितना ज़्यादा स्मॉल इन्वेस्टर HNI बनेगा, HNI से अल्ट्रा HNI बनेगा, इसका इनको फायदा ज़्यादा है। मतलब कोई भी मेरे जैसा बंदा अगर उसका पोर्टफोलियो 5-10 करोड़ का है और वो अगर 50 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है तो वो अच्छी बात है इन लोगों के लिए। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दीज कंपनीज। दूसरी चीज़ कि HNI जो लोग हैं, HNI अगर ज़्यादा बढ़ने लगेंगे तो भी उनको फ़ायदा है। दूसरी चीज़ एट्रिशन रेट ऑफ RM, मतलब ये जो रिलेशनशिप मैनेजर है अगर वो छोड़ के इस कंपनी को चले जाएंगे, किसी दूसरे कंपनी के पास चले जाएंगे, तो अपने क्लाइंट को भी अपने साथ लेके चले जाएंगे। इसीलिए दूसरी ये चीज़ को ऊपर ध्यान रखना है कि एट्रिशन रेट कितना है। अभी फाइनेंशियल ईयर 26 के जो पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए वहाँ पर एट्रिशन रेट 0.11 है, मतलब 2 RM इनको छोड़ के गए हैं। सो विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। आई थिंक द एट्रिशन रेट इज प्रेटी मच इम्पैक्ट। 2 लोग छोड़ के जाते हैं, 382 भी वो कुछ आई थिंक उन्होंने कुछ कन्फ्लिक्ट बताया कॉन कॉल में, तो वो उतना भी ज़्यादा नहीं है। तो मतलब वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके यहाँ पर, क्योंकि वो भी अगर ज़्यादा छोड़ के जाएंगे तो अपने क्लाइंट को भी साथ के लेके जाएंगे। इनका एक इंसेंटिव प्रोग्राम भी होता है, मतलब अगर कोई बंदा जितना ज़्यादा नेट इक्विटी फ्लो लेके आएगा, नेट पैसा लेके आएगा, तो उसको ज़्यादा ये मिलता है। जैसे सेल्स में होते हैं इंसेंटिवाइज प्लान होता है, तो जितना ज़्यादा ये क्लाइंट को लेके आएगा, उस क्लाइंट से जितना ज़्यादा पैसा लेके आएगा उनके कंपनी के प्रोडक्ट्स के थ्रू, तो उनको ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो जितना ज़्यादा क्लाइंट लेके आएगा, जितना ज़्यादा पैसा लेके आएगा, उसको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड होगा। तो आपके इनकम स्टेटमेंट वो एक हेडलाइन आएगा कि एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। वो टोटल कॉस्ट का भी एक फैक्टर है, उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वो जो एम्प्लॉई एक्सपेंशन बोनस है, अगर मान लो कोई भी कंपनी में सेल बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली उसका जो इंसेंटिव है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा ना। अगर सेल्स के कंपैरेटिवली इंसेंटिव बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो आप चीज़ों मैनेज कर रहे हो। इस तरीके से आपको रिजल्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहाँ पर अगर सेल बढ़ रही है और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब दे आर समहाउ मैनेजिंग, बट आइडियल वे कि इंसेंटिव ऊपर की तरफ जाना चाहिए उस रेट से। तो मैंने समझा दिया कि फी और इनकम से कैसे इनके पास पैसा आता है। RM इनके पास जुड़े रहते हैं, अगर RM इनसे निकल गया तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ क्लाइंट के ऊपर,
इनका जो क्लाइंट लास्ट टाइम 10,000 का था, अभी 12,336 कुछ क्लाइंट ऐड हुए हैं। मतलब परसेंटेज ऑफ एडिशन ऑफ द न्यू क्लाइंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20%। तो वो ज़्यादा ऐड होने हैं। अगर क्लाइंट ऐड होने का जो रेट इंक्रीज है वो कम होता तो वो गलत बात है इस कंपनी के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि आप अगर Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं तो ये कंपनी ने रेवेन्यू दिया है 16% से रेवेन्यू ग्रोथ इंक्रीज हुई है। उनका जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो इसकी मैं बात कर रहा था वो कुछ 7% 8% से बढ़ा है। आप देखोगे उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है वो 27.6, मतलब लगभग 28% से पैट बढ़ा है। कुछ 93 करोड़ उनका पैट का नंबर है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 में गाइडेंस दिया है 1175 करोड़ का। लास्ट ईयर कितना किया था? 990 करोड़। तो उन्होंने FY फाइनेंशियल 26 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस दिया है 20% कि हम 20% से इस चीज़ को ग्रो करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट ऑलवेज बीन ग्रोइंग एट द 30% इन लास्ट 2-3 ईयर्स। जब से इस कंपनी का जो स्टॉक है आप ऊपर की तरफ भागा है 2023 सितंबर अक्टूबर से लेके 2024 सितंबर तक, ये 1-1.5 साल में मतलब 700 का स्टॉक जो गया था वो मुझे लगता है बोनस भी इन लोगों ने दिया, बायबैक भी किया, 4,000 पे गया, फिर बोनस दिया तो 2,200। तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ रही। वो क्यों रही? क्योंकि कंसिस्टेंटली ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर 30% की ग्रोथ करती थी, सेल्स में करती थी और उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था। क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज क्या है, मतलब डिजिटल ऐप के थ्रू आपके पैसे आते हैं। इनका एक ऐप है, आप देखोगे अगर पूरा ही चीज़ें डिजिटलाइज हो गई, आपका ज़्यादा कितना ही पैसा आए उसके लिए ज़्यादा आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो रिसर्च में लगते हैं वो कम लगते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी फिक्स कॉस्ट कंट्रोल होती है। ये कोई मशीनरी की कंपनी नहीं है कि आपको नया ज़्यादा अगर गाड़ियाँ बनानी है तो आपको नए प्रोडक्शन यूनिट्स बिठाने पड़ेंगे, नए प्लांट सेटअप करने में, ऐसा उनका नहीं है। मतलब ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट उनकी हिलती नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इसीलिए उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो ये कंपनी 1-1.5 साल से 30% से ग्रो कर रही थी। अभी जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है अप्रोक्सीमेटली 20% से। उनका गाइडेंस भी 20% से है। इस फाइनेंशियल ईयर Q1 में उनका जो टॉप लाइन का नंबर है वो 15% से बढ़ा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में मुझे थोड़ी सी कमी नजर आ रही है जो बढ़ा नहीं है। तीसरी चीज, पैट का नंबर 28% से। अभी देखो पैट का जो नंबर है वो किस तरीके से भी बढ़ सकता है। मतलब आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करोगे। कंपनी को कॉन कॉल में पूछा गया कि इस सारी चीज़ें में आपका कैसा है, तो उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया विच मेक सेंस टू अ लेवल की उन्होंने कहा है कि मेरा एक RM है जो 80 करोड़ लाएगा, 1 करोड़ 10 करोड़ लाएगा। जो 80 करोड़ लाएगा तो उसके पास तो बेनिफिट ज़्यादा जाएंगे, 10 करोड़ आएगा उसके पास बेनिफिट नहीं कम आएंगे, इसलिए वो बेनिफिट एक्सपेंसेस कम हुआ है। लेकिन मोटा मोटी एक बात आप समझ लो, हमें थीसिस नहीं करना है, हमें समझना है कि कॉमन सेंस। भाई टॉप लाइन कितनी में बढ़ी है? 15%। आपने गाइडेंस दिया था 20% का, वो गाइडेंस के इंटैक्ट है क्या? है। मतलब मान लो कि 1,175 करोड़ इनको अचीव करने हैं, जिसमें से कुछ 800 और उन्होंने कर लिया है। मतलब 24% ऑफ द टोटल रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने अभी अचीव कर लिया है। पैट का गाइडेंस 28% है। उन्होंने कहा है कि हम पैट की गाइडेंस 25% से अगले 3-4 सालों में ग्रो करेंगे। ऐसा उनका लॉन्ग टर्म विजन का ग्रोथ है 25% से। वो तो लगभग हो ही रहा है। इसलिए आप देखोगे कल मार्केट में 4% की बढ़त आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के सर्विसेज में थी। देखोगे आपको एक बात को समझना पड़ेगा, जैसे जैसे निफ्टी नीचे आता गया, जैसे जैसे आपने देखा पिछले 1 साल में पूरे निफ्टी ने 4-5% का ही रिटर्न दिया है, ज़्यादा रिटर्न नहीं हुआ है। निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है बहुत समय से। तो होता ये है कि इनके जो पैसे जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में या स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट में, उसका रिटर्न भी मार्केट से लिंक है। अगर मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगा तो इनका रिटर्न भी ज़्यादा नहीं आएगा। इसीलिए उनका AUM भी उससे उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा। इनका लास्ट ईयर का कुछ AUM था 69,000 करोड़, अभी 87,000 करोड़ की तरफ उनका गया है। तो AUM में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है, नो डाउट अबाउट, लाइक 20-25% से। लेकिन आप देखो कि उसका कन्वर्जन AUM में रेवेन्यू नंबर्स में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, मार्केट जो है जैसे जैसे AUM बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी फी इनकम भी बढ़ती रहती है। मतलब उन्होंने जितना जितना आपका AUM बढ़ेगा उतना उतना उनका फीस का इनकम बढ़ता रहता है। तो वो लिंक्ड है सारी चीज़ें। तो आप देखोगे रेवेन्यू गाइडेंस जो पहले रेवेन्यू गाइडेंस जो 30% से होता था 20% से है, तो थोड़ा बहुत कम हुआ है। इसीलिए स्टॉक जो है वो 57 के PE के ऊपर है। पहले जितने जल्दी पैसा बनता था उतना पैसा इस कंपनी में अभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी चीज ये है कि रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ हैज बीन रिड्यूस डाउन। फिर भी अभी भी इस कंपनी में ग्रोथ है। कंपैरेटिवली आप किसी भी एंजल वन की बात करो, 5 पैसा की बात करो, मोतीलाल ओसवाल की बात करो, ये बाकी भी एडलवाइज लिमिटेड की बात करो, जो भी वो मार्केट रिलेटेड जो कंपनी है वहां पर उतनी ग्रोथ नहीं है। एंजल वन का तो 40% से कुछ सेल्स ही गिरा था, प्रॉफिट गिरा था, सॉरी। तो मार्केट रिलेटेड जो कंपनी है इसमें अगर मैं मान लूँ कि
डायरेक्ट ब्रोकर जो एफ.एन.ओ रिलेटेड में काम करता है और वेल्थ रिलेटेड जो कंपनी है, इसमें वेल्थ रिलेटेड कंपनियां अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये ब्रोकर रिलेटेड जो काम है वो शॉर्ट टर्म का गेम है, वो एफ.एन.ओ रिलेटेड है। जितनी ज्यादा एक्सपायरी होगी, जितनी ज्यादा वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, उतना ज्यादा फायदा एंजल वन जैसी कंपनी को होगा। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में वो सारी चीजें अलग है, क्योंकि वेल्थ मैनेजर में जो लोग हैं, जितना ज्यादा मार्केट गिरेगा, अगर वो लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि बाय लो एंड सेल हाई, तो ऑब्वियसली तो पैसा उनके पास ज्यादा आएगा। और ये कंपनी भी बहुत मतलब मोटा मोटी अच्छा काम कर रही है। थोड़ी पेस ऑफ सेल्स जो है वो रिड्यूस कर गई है। उसका रीजन भी है, पहले 2-3-4 हजार मार्केट कैप की कंपनी थी, अभी कुछ 18,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी हो गई है। तो हुआ ये है कि यहाँ पर बेस भी बढ़ गया है, और दूसरी चीज मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि पिछले 1 साल से आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने बहुत वोलेटिलिटी क्रिएट की, और रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, फिर ईरान और इसराइल, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो इक्विटी जो है वो इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाया, इसीलिए इनको भी थोड़ा थोड़ा असर वहां पर आ रहा है। लेकिन अगर मानोगे कि द थिंग्स विच दे कैन कंट्रोल, दे आर डूइंग बेटर जॉब, बिकॉज वो इक्विटी कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, उसमें तो उतना ज़्यादा वो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लिंक की है, वो सिक्लिकल नेचर ऑफ द बिजनेस है। दूसरी एक चीज़ अभी क्या है, जो एनआरआई जो लोग हैं, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, यूके हो, दुबई हो, वहाँ से ज़्यादा लोग लाने का उनका प्रयास है, क्योंकि मान लो कि 50 करोड़ के ऊपर के लोगों का आपको पोर्टफोलियो अपने पास लाना है, तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल जाना पड़ेगा। इसीलिए अभी यूके में और दुबई में भी अभी 5-10 साल उनको हो गए, अच्छा काम वहाँ पर वो ये कंपनी कर रही है, उन्होंने सेटअप किया है। यूके में भी एक लाइसेंसी वो ले रहे हैं, और वहाँ पर वो अपना यूनिट खोल रहे हैं, जिसके तहत वो वहाँ के एनआरआई लोगों को अपने पास आकर्षित करके और इंडिया में वो लोग लाने का प्रयास वो करना चाहते हैं। क्योंकि आपने अगर देखोगे इक्विटी टू जीडीपी, ये जो कैलकुलेशन है, इक्विटी डिवाइडेड बाय जीडीपी, उनका जो रेशो है वो अमेरिका में 80% लोग जो है वो इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्टेड रहते हैं, म्यूचुअल फंड थ्रू या डायरेक्टली। इंडिया में नंबर 9% का। सो उनका कहना है कि इंडिया में बहुत ग्रोथ है, और इंडिया में जो है 1 करोड़ से ज़्यादा अगर कोई टैक्स भरने का जो परसेंटेज है वो 5-10 सालों में 17-18% कैगर से बढ़ने वाला है। तो मतलब इंडिया की वेल्थ भी बढ़ने वाली है। जितनी ज़्यादा इंडिया की वेल्थ बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पर बढ़ेगा, तो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है उसको बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपकी ज़्यादा वेल्थ बनेगी तो आप चाहोगे कि मेरे ये पोर्टफोलियो के ऊपर ज़्यादा रिटर्न आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी में लाओगे। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग इक्विटी में ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, और ये कंपनी जो है अपने स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट के ऊपर, अपने इक्विटी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है, और उनका जो कहना है कि 20% की ग्रोथ वो आसानी से अचीव कर देंगे। तो हमें 2-3 चीज़ें देखनी है। एट द एंड ऑफ द समरी में बताता हूँ, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में काम करने वाली कंपनी है, मार्केट रिलेटेड उनका काम है, तो इसीलिए मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उनके एवीएम के ऊपर असर आता है। पहली चीज़, उनके रेवेन्यूज़ के नंबर इंक्रीज हुए 15% से। तो आप अगर देखोगे उनका जो गाइडेंस है उस हिसाब से Q1 रहा क्या? यस, गाइडेंस के अनुसार Q1 रहा। मार्केट को वही चीज़ पसंद आती है, जो आपने बोला था वही आपने किया क्या? तो उन्होंने डेफिनेटली किया। उनकी पैट की ग्रोथ 25% के ऊपर है, तो मतलब इसीलिए मार्केट ने कल सलामी दे दी और 4% ऊपर हो गया। कोई भी मार्केट रिलेटेड कोई भी कंपनी को आपका एनालिसिस करते समय आपको पास्ट हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, उन्होंने क्या गाइडेंस दिया था, क्या मार्जिन प्रोफाइल बताई थी। आपने अगर देखा होगा पैट का मार्जिन 29% से 33% हुआ है, तो मतलब पैट के मार्जिन में अपटिक है। तो इसकी वजह से मार्केट को पसंद आता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी कंपनी में होता है कि ईपीएस की ग्रोथ आएगी पैट से। लेकिन एक ही डिसअपॉइंटिंग फैक्टर अगर आप मुझे बोलोगे कि क्या है, कि थोड़ी सी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हुई है, इसीलिए जो पहले मार्केट जो है बहुत तेजी से भागता था स्टॉक, तो ये अभी जो स्टॉक हुआ है 500-600 से 2-2,500 हुआ है, 2,200 हुआ है। 2,200 से 4,200 आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अभी 20 से आई है, पीई रेशियो भी 57 है, और मार्केट का कुछ कह नहीं सकता है। आगे आने वाले समय में ये कैसे परफॉर्म करती है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आपने अगर देखा होगा ये जो कंपनी है वो 30% से ग्रोथ करती थी, अभी थोड़ी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो गई है। इसका मतलब मार्केट गिरेगा ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब जो कैगर से पैसा बन रहा था उस कैगर से पैसा नहीं बनेगा, थोड़ा धीमा पैसा बनेगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी में घुसा था 30% की एक्सपेक्टेशन लेके, वो अभी थोड़ा सा निकल चुका है यहाँ से। इसलिए आपने देखा होगा पिछले 7-8 महीने में स्टॉक ऊपर से थोड़ा उधर पड़ा है। इसका रीजन ही वही है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ रिड्यूस हो चुकी है। तो वो जो इन्वेस्टर था, भूगा इन्वेस्टर था, वो थोड़ा सा निकल जाता है, वो दूसरे किसी कंपनी में जाता है, वहाँ 30% 40% की ग्रोथ रहती है। और ये थोड़ा सा मार्केट रिलेटेड, ये लोगों को डर भी रहता है कि किस तरीके से परफॉर्म करेगी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया एट प्रेजेंट, दे आर डूइंग गुड जॉब। इट्स अ रीसेंट बेट,
बट अगर इसका पी नॉर्मलाइज होता है 10-20 के लेवल पे ऊपर आता है, देन दिस बेट विल लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव. नाउ वी नीड टू सी इन दिस स्पेस द अदर कंपनी नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट. और हालांकि एक मैं भूल गया, वो जो सेबी का जो जेन स्ट्रीट के ऊपर जो इम्पैक्ट आया था, और उन्होंने तो क्वेश्चन किसी एनालिस्ट ने उनको पूछा था कॉन कॉल में, भाई इसका क्या असर होगा. तो उनके जो फिरोज है, सीईओ है, जॉइंट सीईओ है, उन्होंने कहा था कि नियर टर्म में तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं नज़र आता 1-2 लाख AUM की तरफ. उसके बाद देखेंगे वी हैव अ प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी एंड प्लान डी टू मिटिगेट दैट. बिकॉज क्या होता है कि नुवामा वेल्थ जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर थी, या आप बोल सकते हो उसका ब्रोकर थी फॉर द जेन स्ट्रीट टू हैव द FNO इन इंडिया. इसीलिए नुवामा स्टॉक एक दिन में बहुत गिरा था. लेकिन ऐसा नहीं कि स्टॉक खराब है, उनके जो Q1 के नंबर है उसको हमें क्लोजली एनालिसिस करना होगा. नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और आनंद राठी, ये दोनों ही कंपनियां जो है वह हाई पेस से ग्रो करने वाली है. जो भी कंपनी इस रेस में आगे बढ़ेगी, नुवामा पहले नंबर पे थी और आनंद राठी दूसरे नंबर पे थी. लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि नुवामा के कॉन कॉल में क्या कहते हैं वो जेन स्ट्रीट के बारे में लेके. इन्होंने तो कहा है कि हमें ऊपर कोई असर नहीं है, हमारा ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है, हमारे पास ऐसे क्लाइंट भी नहीं है. लेकिन वी नीड टू वेट एंड सी हाउ दे परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड. तो मोटा मोटी यही था. नंबर अच्छे थे, गाइडेंस के अनुसार ही नंबर थे. थोड़ा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हुई है. रेवेन्यूज़ के नंबर 15% से, पैट 28% से. तो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है अपने एक्सपेंसेस को, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को उन्होंने कंट्रोल किया है, और इसकी वजह से पैट की ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है. मेरा मोटा मोटी समरी रहेगा, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हुई है, दैट इज ओनली नेगेटिव पॉइंट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी इज डूइंग वेल. बाकी जो एंजल वेल्थ और इस कंपैरेटिवली जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज है वो कंपनियां बेहतर कर रही हैं. सो होप यू लाइक दिस वीडियोज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे गाइज.